डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, अर्थात पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, फूड चेन आदि टॉपिक्स पर आपसे विस्तृत चर्चा की है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जो एविडेंसेस हैं या जो तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। पहला है कि जो सन है, सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एवरी टाइप ऑफ इकोसिस्टम। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट source of energy for every type of ecosystem। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के इकोसिस्टम हैं उनमें सन के द्वारा ही एनर्जी जो है संचालित होती है। लेकिन डीप सी हाइड्रो थर्मल जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें सन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाता है, क्योंकि डीप सी में रहने वाले जो जीव हैं उन तक सोलर रेडिएशन नहीं पहुंचते हैं। तो केवल इस प्रकार के इकोसिस्टम को छोड़कर बाकी सभी सिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए जो सन है इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन ही जो है या सूर्य जो है या सोलर ऊर्जा जो है वो जीवधारियों के लिए या इकोसिस्टम के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है। आगे अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट पर, तो जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, सोलर रेडिएशंस जो अर्थ पर आ रही हैं या जिनको ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसमें से केवल 50% जो रेडिएशंस होती हैं वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहलाती हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, केवल 50% रेडिएशंस जो हैं सन की जो पृथ्वी पर आ रही हैं वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, और इसमें से भी 2 to 10% जो रेडिएशंस हैं उनको जो है ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में उपयोग कर पाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझना जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऊर्जा का जो फ्लो है या जो प्रवाह है वो इकोसिस्टम में किस प्रकार से होता है। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी इकोसिस्टम में चलने वाली फूड चेन का। ये मान लीजिए कोई ग्रीन प्लांट है, सन की रेडिएशंस आ रही हैं और ग्रीन प्लांट इन रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। ग्रीन प्लांट इस सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन प्लांट इस सन रेडिएशन की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद ये भोजन जो है अवेलेबल हो जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए। प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर जो भोजन संचित होगा वो भोजन अवेलेबल हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर जो भोजन अवेलेबल होगा वो
टर्सरी कंज्यूमर्स के लिए यूज किया जाएगा। इस सिंपल फूड चेन में हम लोग देख रहे हैं कि जो एनर्जी का जो फ्लो है फ्रॉम ग्रीन प्लांट, जिसको हम प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले ये ग्रीन प्लांट से होते हैं, इनके अंदर ही ऐसी एबिलिटी होती है कि ये सन की एनर्जी को जो है यूज कर पाते हैं। ग्रीन प्लांट के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई, प्राइमरी कंज्यूमर से फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास गई और सेकेंडरी कंज्यूमर के पास से फिर ये टर्सरी कंज्यूमर के पास गई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी, जो सन रेडिएशन थे, उसको ग्रीन प्लांट ने यूज किया। ग्रीन प्लांट ने फिर इसको प्राइमरी कंज्यूमर को दिया। जनरली ये हर्बीवोर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास गई। जनरली ये कार्निवोर्स होते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद जो एनर्जी थी वो टर्सरी कंज्यूमर के पास गई। ये टॉप कार्निवोर कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी का फ्लो है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर हो रहा है। अर्थात ऊर्जा का जो प्रवाह है वो हमेशा जो है एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम प्रोड्यूसर या उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की ओर। ऐसा जो है विपरीत दिशा में ऊर्जा का जो फ्लो है वो संभव नहीं है, क्योंकि टर्सरी कंज्यूमर या कंज्यूमर्स के पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती है कि वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सकें और उनमें फोटोसिंथेसिस बनाने की प्रक्रिया भी नहीं चलती है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो हमेशा एक ही दिशा में चलता है। इसको हम यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं। तो फ्लो जो एनर्जी है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल अर्थात एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग इसी में एक और टॉपिक जो है, सब टॉपिक है इसका, लिंडमान्स रूल ऑफ एनर्जी। लिंडमान का 10% जो एनर्जी का जो लॉ है उसको भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लिंडमान एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1942 में ऊर्जा से संबंधित एक नियम दिया जिसको हम लिंडमान 10% रूल ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। लिंडमान का ऊर्जा का 10% का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी जीवधारी किसी भी ट्रॉपिक लेवल में अपने अंदर जो संचित ऊर्जा होती है उसका केवल 10% भाग ही अपने ऊपर स्थित पोषक स्तर पर स्थित जीव को प्रोवाइड करा पाता है। बाकी का 90% जो एनर्जी है वो उसके रेस्पिरेशन में, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में और अन्य कार्यों में हीट के रूप में इन्वायरमेंट में चली जाती है। देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ये सोलर रेडिएशन को इन्होंने ट्रैप किया। फोटोसिंथेसिस के दौरान इन्होंने अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर की। ये एनर्जी मान लीजिए हमने यहाँ पर 1000 किलो जूल एनर्जी थी या 1000 किलो कैलोरी एनर्जी इन्होंने स्टोर की। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर ने इस ग्रीन प्लांट को फीड किया, तो इसके अंदर जो एनर्जी जाएगी वो 1000 किलो कैलोरी का 10% ही होगी। अर्थात इसको केवल 100 किलो कैलोरी एनर्जी ही मिल पाएगी। बाकी का जो 90% एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में जो है इन्वायरमेंट में वापस चली जाएगी। इसी प्रकार से हम देखें, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने फीड किया, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास भी जो 100 किलो कैलोरी एनर्जी थी इस फूड चेन में, इससे पहले वाले जो उपभोक्ता थी उसके पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी थी,
तो इस 100 किलो कैलोरी एनर्जी का केवल 10% भाग ही इसको मिल पाएगा, अर्थात इसको जो है 10 किलो कैलोरी एनर्जी ही मिल पाएगी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि जो टर्सरी कंज्यूमर यहाँ पर उपस्थित है उसको भी इस 10% एनर्जी का 10 किलो कैलोरी एनर्जी का केवल 10% भाग ही मिल पाएगा, अर्थात इसको जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो केवल 1 किलो कैलोरी एनर्जी ही अवेलेबल होगी। इससे एक बात और सिद्ध होती है कि किसी भी फूड चेन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर ट्रॉफिक लेवल होते हैं तो उच्चतम ट्रॉफिक लेवल पर उपस्थित जीव को जो एनर्जी की मात्रा है वो और कम हो जाएगी, और ये जो है 1 किलो कैलोरी से जो है अगर इसके बाद भी फूड चेन अगर मूव करती है, चलती है, तो इसके बाद जो है 1 किलो कैलोरी एनर्जी का 10% यानी केवल 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी ही उच्चतम ट्रॉफिक लेवल पर स्थित जीव को मिलेगी। इसीलिए फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनकी संख्या 4 से 5 जो है होनी चाहिए। लिंडमान के नियम को हम एक पिरामिड की सहायता से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पिरामिड ड्रॉ किया हुआ है। जनरली पिरामिड एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका बेस जो है काफ़ी ब्रॉड होता है और जो एपेक्स होता है वो टेपरिंग होता है, अर्थात पॉइंटेड होता है। तो जो बेस है वहाँ पर हमने प्रोड्यूसर को रखा है और हमने ये माना है कि प्रोड्यूसर जो है इनके पास 100% एनर्जी स्टोर है। तो लेकिन प्रोड्यूसर के बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा उसको केवल 10% एनर्जी मिलेगी, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा उसको 1% एनर्जी मिलेगी, और जो टर्सरी कंज्यूमर होगा उसको 0.1% एनर्जी ही मिल पाएगी। बाकी यहाँ आप हर स्टेप में देख रहे हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पर देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो 90% एनर्जी जो है हर ट्रॉफिक लेवल पर जो है उनका लॉस हो रहा है और वो एनवायरनमेंट में जाकर मिल रही है। तो इससे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी जो है बढ़ रहा है। एक तो हर ट्रॉफिक लेवल पर आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है 90% एनर्जी का लॉस हो रहा है। साथ ही साथ अगर ट्रॉफिक लेवल पर जो उपस्थित जीव हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है आइदर नेचुरल और वो प्रेडेटर के द्वारा मार दिए जाते हैं, तो फिर फर्दर उनका डिकम्पोजिशन भी होता है, और डिकम्पोजिशन जब इनका होगा तो ये इनकी बॉडी जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनसे मिलकर बनी हुई है, तो उनका भी डिकम्पोजर्स जो हैं डिकम्पोजिशन करते हैं, अर्थात उनको उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में भी बहुत सारी हीट जो है रिलीज होती है, और ये हीट अगेन जो है इन्वायरमेंट में चली जाती है। इससे हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है बढ़ता रहता है। जब हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के जो दोनों लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में दोनों जो है हम इसको प्रूव कर सकते हैं, दोनों लॉ को थर्मोडायनेमिक्स के, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं वो एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम में हो रहा है उसमें इनको प्रूव किया जा सकता है, और इसको हम जो है अभी इसको दोनों लॉ को एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम के माध्यम से हम लोग, तो पहला लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स बताता है कि एनर्जी neither be created nor be destroyed। एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बट इट कैन चेंजेज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। लेकिन इसको
एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको हम अपने जो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम है उससे हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। देखिए ये प्लांट है, इसने सनलाइट की जो रेडिएशंस हैं उसको एब्जॉर्ब किया, ग्रीन प्लांट ने जो इसकी जो एनर्जी थी वो रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में थी, रेडिएंट एनर्जी। और जब इसने इसको रेडिएंट एनर्जी को जब इसने फूड बनाया थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो ये एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। मतलब जो फूड है वो जब फूड बना तो जो रेडिएंट एनर्जी थी, ग्रीन प्लांट ने उस रेडिएंट एनर्जी को यूज किया इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये एनर्जी जो रेडिएंट एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। केमिकल एनर्जी को जो फूड के फॉर्म में थी, इस फूड को जो है या प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर जब अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं तो ये केमिकल एनर्जी जो है वो एटीपी या हम कहें बायोलॉजिकल एनर्जी की फॉर्म में, बायोलॉजिकल एनर्जी की फॉर्म में जो है कंज्यूमर्स के अंदर आ जाती है, और इसी एटीपी की सहायता से हम जो है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अपनी कर पाते हैं। या जो एनर्जी जो कंज्यूमर्स में जो स्टोर हुई है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसकी सहायता से हमारे शरीर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रन होती हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से प्रूव होता है कि एनर्जी को हम बना नहीं सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का जो दूसरा लॉ है वो ये बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स कि एनर्जी कैन बी transformed from one form to another। अर्थात जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उस कन्वर्जन में कुछ हीट का लॉस होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो कुछ एनर्जी जो है लॉस होती है, एनर्जी का जो है लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उस समय कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चली जाती है। यही थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है। देखिए इसको हम प्रूव करेंगे। ये सन है, प्रोड्यूसर्स ने इस सन की जो रेडिएंट एनर्जी है उसको अपने अंदर स्टोर किया और फोटोसिंथेसिस से उसने अपना भोजन बनाया। इस भोजन पर जो है प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए भोजन का कार्य करते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो है वो टर्सरी कंज्यूमर अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि एक तो लिंडमान के 10% रूल के अकॉर्डिंग हर स्टेप पर 90% एनर्जी का लॉस होता है, और अगले स्टेप पर उपस्थित जीव को केवल 10% एनर्जी प्राप्त होती है। ये हमने लिंडमान के रूल में देखा था। तो 90% एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट में जा रही है।
तो यहाँ भी हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ भी हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जा रहे हैं तो वहाँ भी हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, और जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ भी हीट के फॉर्म में एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो ये तो लिंडमान के नियम के अनुसार हो गया। दूसरा, जब ये एनिमल्स की डेथ हो जाती है आइदर नेचुरल और बाई किल्ड बाई प्रेडेटर्स, या इनको जो है इनके प्रेडेटर्स के द्वारा मार दिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी इनका जो है डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन इनका होगा। और डिकम्पोजिशन के दौरान भी जो है हीट जो है रिलीज होती है, और ये जो सारी हीट है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में जो है सारी हीट जो है वो स्टोर हो रही है, और इससे हमारा इन्वायरमेंट भी गर्म हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है अगर ऐसी स्थिति आ जाती कि अगर सारी एनर्जी जो इन्वायरमेंट में रिलीज होती रहे तो हमारा तो पृथ्वी जो है एक आग का गोला बन जाएगी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि डिकम्पोजिशन के दौरान जो डेड बॉडीज हैं तो उनके अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो उनके जो बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन किया जाता है और सारी एनर्जी रिलीज होकर इन्वायरमेंट में चली जाती है और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन इस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए जो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस हीट को यूज करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर ओन बायोमोलिक्यूल्स। अपने बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए ये न्यूली फॉर्म जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस हीट एनर्जी को यूज करते हैं, जिससे हमारे जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो भी यहाँ पर फुलफिल होता है कि जब एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है तो कुछ ना कुछ हीट का जो है लॉस होता है। इसको लिंडमान ने भी जो है अपने 10% जो रूल था एनर्जी का उससे सिद्ध किया था। और दूसरा, जो ये डेड बॉडीज अगर हैं तो इनका जो डिकम्पोजिशन होगा तो उस समय भी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है जो कि इन्वायरमेंट में जाती है, जिससे इन्वायरमेंट का तापमान बढ़ता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ जो हैं वो यहाँ पर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में प्रूव किए गए हैं। So thank you very much for watching my videos. Don't forget to share my videos to your friends. Thank you very much.